मेरे बच्चों, कल हम लोगों ने रिस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी ना। सांस क्यों लेते हैं? एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि हम सांस क्यों लेते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्या उत्पादन के लिए? अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको सांस लेना पड़ेगा। अगर आप सांस नहीं लीजिएगा तो ऊर्जा के जगह क्या बनने लगेगा? इथाइल अल्कोहल। फिर वो अलग मामला है, उस पर भी बात करेंगे, कहाँ बनेगा इथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह। तो सांस लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। उससे किसका निर्माण करना है? ऊर्जा का। किसका निर्माण करना है? ऊर्जा का निर्माण करना है। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? कोशिका। कोशिका में भी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बोलिए। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सही है। अब देखो, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। श्वसन कल हमने पढ़ाया था। जीवों में दैनिक कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? श्वसन के द्वारा की जाती है। अंगों के समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन कितने प्रकार का? श्वसन कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है एरोबिक, यानी ऑक्सी। एरोबिक बोले तो ऑक्सी श्वसन। एक होता है एनएरोबिक, अनऑक्सी श्वसन। एक होता है एरोबिक बोले तो ऑक्सी श्वसन, एक होता है एनएरोबिक, अनऑक्सी श्वसन। यानी ऑक्सीजन की अब लेकिन अगर हम बांटते हैं तो हम इसको तीन भाग में बांटते हैं। ध्यान से देखिएगा। कितने भागों में बांटते हैं? हमने कहा श्वसन किसके लिए जरूरी है? ऊर्जा के लिए। किसके लिए जरूरी है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण करता है, उसके लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य। क्लियर? इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं। आप कहिएगा ये ऑक्सी श्वसन है, ये अनऑक्सी श्वसन है। अब ध्यान से देखिएगा। ये है ग्लूकोज। क्या है ये? कितने कार्बन अणु है? है 6 कार्बन अणु। किसमें? कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रिका द्रव्य। पढ़े हैं ना कोशिका में? तो दोस्त मेरे, ये जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु है, ये कोशिका द्रव्य में, ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें किसमें बदल जाता है? पाइरुवेट में। पाइरुवेट में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3। अब प्लस क्या होता है? ऊर्जा। अब जब ये ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है तब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, ये पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायवीय क्या? वायवीय। वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनाता है? CO2 प्लस ऊर्जा प्लस जल। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन कहां पर? कहां पर? ईस्ट में। क्या बना देगा? इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल बोले तो C2H5OH ना। इथेनॉल बोले तो C2H5OH। कितने कार्बन परमाणु? कितने? दुए ना कार्बन है। और उसके बाद जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो हमारी पेशिया कोशिकाओं में, मांसपेशियों में ये जमा होने लगता है क्या? लैक्टिक एसिड। प्लस ऊर्जा। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन परमाणु? 3। कितने? तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का?
तीन प्रकार का। अब ध्यान से देखिएगा, एक तो ग्लूकोज है C6H12O6। कितने कार्बन परमाणु हैं? 6। ये टूट जाता है किसमें? ये टूटता है किसमें? पाइरुवेट में। किसमें टूटता है? ये टूट जाता है पाइरुवेट में। ये किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। पाइरुवेट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन उपस्थिति में ये बना देता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। बोलो हाँ। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बना देगा? क्या बना देगा? कहां पर? ईस्ट में ना। ईस्ट में ये बना देगा C2H5OH अब प्लस क्या? ऊर्जा बना देगा। और ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव मतलब थोड़ा बहुत है, तो क्या बना देगा? ये लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या बना देगा? अब प्लस क्या बना देगा? ऊर्जा। एक बात बताओ, ऑक्सी श्वसन हो, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी हुआ क्या अनऑक्सी? ऑक्सी हो या अनऑक्सी हो, कॉमन क्या है? पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलवे करेगा। किसी भी प्रकार का श्वसन हो, कॉमन क्या है? पाइरुवेट। क्या इथाइल अल्कोहल कॉमन है? क्या लैक्टिक एसिड कॉमन है? क्या CO2 कॉमन है? तो दोस्त मेरे, किसी भी प्रकार का श्वसन हो, क्या कॉमन है? पाइरुवेट। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? पाइरुवेट जो है ये कॉमन है। और ये जो घटना होती है ऑक्सीजन के अभाव में, यह कहाँ होती है? और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड क्या होने लगता है? जमा होने लगता है। इसको लिख लो। गाड़ी वाड़ी तो चल रही है। तुम लोग कैसे आए? टोटो से? पैदल? जिसको भी कहीं जाना होगा तो अभी टोटो चल रहा है, सिटी रिक्शा। बाकी गाड़ियां भी 1-2 घंटे में चलने लगेंगी। हो गया? आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद कहे कर रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो न रे। हो गया, अब 8 दिन के अंदर तो डिसीजन आइए जाना है। 14 तारीख को इस टाइम तक लगभग सरकार बन जाएगा। हो गया? अरे लिखे, लिख लिए? अब देखो, तो हमने आपको कहा, क्या कहा दोस्त मेरे? इधर देखो, कहते हैं ग्लूकोज। कौन दे दोस्त मेरे? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु हैं? अरे ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु है? 6 ना। अरे बोलो, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु हैं? 6। 6 ना।
कितने कार्बन परमाणु है? अब देखो, ये जो लैक्टिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। देख लो, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? C3H6O3। तो बताओ, अगर ऑक्सी श्वसन होगा, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होगा तो लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन परमाणु? और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो कितने कार्बन परमाणु? दो ना। अब हमने आपको कहा, क्या कहा? अगर आप श्वसन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए आपका शरीर है, चलिए हम ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं, ये आपका शरीर है। शरीर में हर जगह कोशिका है कि नहीं है? मान लेते हैं, चलिए एक ये कोशिका मान लेते हैं। ई कोशिका को क्या चाहिए? नहीं, इसको चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज, जो कि इसको भोजन से मिल रहा है। और हम जो सांस लेते हैं इसको क्या मिला? क्या मिला? अब ये दोनों से रिएक्ट करेगा, जो देगा हमको वो ये दे देगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या दे देगा? ऊर्जा। किस रूप में ऊर्जा देगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे कहना यह है कि हर जगह कोशिका है, हर जगह यही मामला है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन मिलता है, भोजन से ग्लूकोज मिलता है, हमको देता है ऊर्जा, जिससे हमें ऊर्जावान हम फील करते हैं। बोले वे नहीं करेंगे, बोलो ना रे। अब दोस्त मेरे कहना यह है कि अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ईस्ट में, ईस्ट की उपस्थिति में तो इथाइल अल्कोहल दे देगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या दे देगा? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड दे देगा, थकान महसूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। तो हमने कहा ये समीकरण समझ में आया। अब आ जाओ इधर। श्वसन दो प्रकार का, ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का। एक्चुअल में कौन श्वसन? ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का होगा। कौन कौन? देखो ध्यान से, श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखना। ऑक्सी श्वसन होगा। कौन श्वसन होगा? यानी ऑक्सीजन उपस्थित होगा कि नहीं होगा? क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और ऑक्सीजन अगर आंशिक उपस्थित रहेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा, ऑक्सीजन उपस्थित रहा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिलेगा? ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन आंशिक रूप से उपस्थित रहा तब क्या मिलेगा? और अगर अनऑक्सी श्वसन हुआ यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित रहा तब क्या मिलेगा? मिलेगा। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन में ये जो कोशिका है इसको ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कहते हैं ऑक्सी श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये जो ऑक्सी श्वसन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सी श्वसन करते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये देता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये एक जैविक मतलब जिंदा है और रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो इसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं ऑक्सी श्वसन एक जटिल, सरल है कि जटिल है? जटिल जैव यानी जिंदा है, जिंदा कोशिका में हो रहा है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की क्या है? श्रृंखला है, जिसमें दो प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन? यानी ऑक्सी श्वसन के दो प्रमुख चरण है, एगो ग्लाइकोलाइसिस है और दूसरा क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सी श्वसन के कितने पार्ट, कहां कहां? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एम्बडेन नामक वैज्ञानिक ने कहा यह कोशिका द्रव में होता है। कहां होता है? कहां होता है? क्रेब्स साइकिल तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हैंस ए क्रेब्स ने कहा कि यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, संरचना में होता है। फिर आ जाओ, कहता है मेयर हॉक पार्सन ने कहा
इसमें एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड, एक अणु ग्लूकोज, चूंकि जब ग्लूकोज से, यहां देखिएगा आप, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये कहता है ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो कि कोशिका द्रव्य में होती है, कहां होती है, यानी ऑक्सी श्वसन दो जगह, एगो कोशिका द्रव्य में, एगो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो कोशिका द्रव्य में होगा उसमें एक अणु ग्लूकोज से, ग्लूकोज से फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज से फाइनली क्या बनता है, ऊर्जा, किसके रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में ना। तो कहता है जब ऑक्सी श्वसन होगा कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस होगा कहां पर, कोशिका द्रव्य में, तो इसमें एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनता है तथा 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज का लेंगे, अगर एक अणु ग्लूकोज का लेंगे तो 2 अणु पायरुविक एसिड प्राप्त होगा और साथ में कितना एटीपी प्राप्त होगा, 4। लेकिन ये 4 में होता क्या है, 2 खर्च हो जाता है। ये 4 जो प्राप्त होता है इसमें कितना खर्च हो जाता है, 2 खर्च हो जाता है, बचता कितना है, 2। कहां पर, कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस होता कहां है, कोशिका द्रव्य में। कहता है इसमें एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनता है तथा 4 एटीपी ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस पूरे क्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो जाता है, खर्च। तो बचा कितना, कितना, 2। अब कहता है क्रेब साइकिल, हेंस ए क्रेब्स ने, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसमें 2 अणु पायरुविक एसिड से कितना, अरे कितना, 36 एटीपी। इसमें 2 से कितना बन रहा है, 4 में कितना खर्च हो रहा है, 2, बच कितना रहा है, 2। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उसमें 2 से कितना बन रहा है, 36। खर्च भी नहीं हो रहा है, सबका सब हम ऊर्जा के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं इसमें 2 अणु पायरुविक एसिड से 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जीव के कोशिका कला पर होता है। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाए हैं ना। अब ध्यान से समझना, एक बार और हम समझाते हैं। हमने कहा कि ऑक्सी श्वसन, कौन श्वसन, ऑक्सी श्वसन के 2 पार्ट हैं। एक तो ऑक्सी श्वसन हो गया, यानी ग्लूकोज जो है C6H12O6 किसमें बदलेगा, अरे किसमें बदलेगा, पायरुवेट में, ये पायरुवेट में बदलेगा, यानी पायरुविक एसिड में बदलेगा। फिर ये, और यहां से क्या दे देगा, CO2, किसकी उपस्थिति में, अरे किसकी उपस्थिति में, CO2 प्लस H2O प्लस, सही है। एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। देखो ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है, इसके बाद ना ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हुआ तो ईस्ट में इथेनॉल, अगर ऑक्सीजन आंशिक रूप से उपस्थित हुआ तो क्या दे देगा, लैक्टिक एसिड। यही ना मामला है। अब हमको ये बताओ, ये एक प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, इसी का 2 पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस और कौन साइकिल, क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें एक अणु ग्लूकोज, इसका एक अणु ग्लूकोज लेंगे, कितना अणु पायरुवेट बनेगा, कितना बनेगा, 2 अणु पायरुवेट से 4 एटीपी बनेगा, जिसमें 4 एटीपी में 2 एटीपी जो है खर्च हो जाएगा। अब बचेगा कितना, आई जो 2 लिया इससे कितना एटीपी बनेगा, इसमें कोई भी खर्च नहीं हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बोलन रे। तो टोटल जो ये ऑक्सी श्वसन में बना वो 36 कितना, 38 एटीपी बना। एटीपी बोले तो एटीपी के रूप में ही ना हम लोग ऊर्जा लेते हैं। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है दोस्त मेरे, इसको लिख लो।
देखो बचेगी कि ना है, सरक गई है क्या? हो गया? अरे हुआ। अब बताओ तो टोटल कंप्लीट जो हुआ ये साइकिल, इसमें कितना एटीपी का निर्माण हुआ? बताओ, ये कहेगा तुमको, बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी खर्च हुआ? तो उत्पन्न टोटल हुआ 4, बचा कितना? खर्च कितना हुआ? उत्पन्न कितना हुआ? 4 ना। इसमें क्रेब साइकिल में 36, टोटल कितना? 38। अब एक बार देखो तो, बढ़िया से देखना। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, ये कहाँ होती है? अरे कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य। ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सही है ना? तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देता है, क्रेब साइकिल कहाँ होता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहता है ग्लाइकोलाइसिस, एम्बडेन ने कहा यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ होता है? मेयर हॉक पार्सन ने कहा इसमें 1 अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनता है तथा 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। इस पूरे क्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाता है? 2। क्रेब्स साइकिल हैंस ए क्रेब्स ने बताया इसका खोज। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसमें 2 अणु पायरुविक एसिड से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका कला में होता है। अब बताओ, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में, ये रहा आपका ऑक्सी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सी, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अनऑक्सी। श्वसन में उभयनिष्ठ क्या है? क्या है रे? पायरुवेट। क्या है? पायरुवेट है। ऑक्सी श्वसन से प्राप्त कितना, बताओ? ऑक्सी श्वसन, ये ऑक्सी श्वसन है। कितना एटीपी मिला? 36 2 38 एटीपी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऑक्सी श्वसन में बनता कितना है? बनता कितना है रे? बनता है 40 एटीपी। देख लो यहाँ 36 4 40, लेकिन मिलता कितना है? क्योंकि 2 को खर्च हो जाता है। कौन प्रक्रिया में? ग्लाइकोलाइसिस में। किसमें? आपको कहेगा बताओ ऑक्सी श्वसन में बनता कितना है? 40, मिलता कितना है? 38, खर्च कितना होता है? 2। बुझा रहा है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में खर्च कितना होता है? तो ऊर्जा सिक्का, ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देख लो इसका फुल फॉर्म, यही एडीपी हो जाएगा। इसको कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्वसन कितने प्रकार का? 2, ऑक्सी और अनऑक्सी। आंशिक होगा तो क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। इसीलिए दौड़ते हैं तो क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है? थकान। ऑक्सी श्वसन होगा तो ऊर्जा मिलेगा, अनऑक्सी में ऊर्जा कम मिलेगा। बोलवे नहीं करेगा। ऑक्सी श्वसन में कितना एटीपी मिलता है? 38। उत्पन्न कितना होता है? 40। खर्च कितना होता है? 2। श्वसन ईंधन कौन है? बताओ चलाइए, जो श्वसन का मेन ईंधन कौन है? श्वसन का मेन ईंधन कौन है? ग्लूकोज। यही ना चेंज होके ये सब मिलता है। आपका खाना बनाने का मेन ईंधन कौन है? लकड़ी या एलपीजी गैस, उसी से ना आपको सब चीज मिलता है। तो कहते हैं श्वसन का ईंधन कौन है? ग्लूकोज। अब देखो एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक बोले तो ऑक्सी के अनऑक्सी, ये दोनों में चार्ट के रूप में अगर हम देखें, अनऑक्सी, ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी में देखो, बताओ ऑक्सी में मोर एनर्जी रिलीज होगा कि लेस? अरे ऑक्सीजन जब पर्याप्त मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी की कम। इसमें
कम। नीड, ऑक्सीजन की नीड है कि नहीं है इसमें? अनऑक्सी में नहीं है। कहता है अकर इनसाइड कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अकर इन द साइटोप्लाज्म। यहां आइएगा, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज इसमें कंप्लीट टूट के ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बताओ इसमें पार्शियल टूटेगा कि पूरा टूटेगा? पार्शियल टूट के इथेनॉल देता है वगैरह वगैरह। ये CO2 प्लस H2O आर द वेस्ट मटेरियल है। यहाँ वेस्ट इन ईस्ट जो होगा वो CO2 प्लस इथेनॉल होगा। और वेस्ट इन एनिमल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। यानी अगर ईस्ट में होगा तो ये इथेनॉल का निर्माण करेगा अनऑक्सी में, और अगर जानवर में होगा तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। बोलन रे, बताओ ऑक्सी में ज्यादा ऊर्जा की कम, इसमें कम। ऑक्सी में ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बोलो ना रे। अनऑक्सी में अगर ईस्ट में क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस CO2। एनिमल में क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। समझ में आया, नहीं आया? अनऑक्सी श्वसन बीजों की विरामावस्था से फलों की भित्ति कोशिकाओं में, जंतु की पेशियों में, इन सब जगहों पर अनऑक्सी श्वसन होता है। श्वसन की दर मापा जाता है किससे? किस दर से आप श्वसन कर रहे हैं ये नापा जाता है स्पाइरोमीटर से। किससे नापा जाता है? अब बताओ, श्वसन दर तेज होता है बच्चों में। बच्चा को सांस लेते देखे हैं? अब मछलियों में, समुद्र, पानी वाले जंतु में, उसमें भी श्वसन दर। कभी मछली को बाहर निकाल के देखना। काहे? एक तो श्वसन दर अधिक होता है बच्चों में क्योंकि उसका लंग्स छोटा होता है। बोलन रे। श्वसन दर अधिक होता है पानी वाले जंतु में क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। यहाँ तो ऑक्सीजन ज्यादा ना है रे। कितना परसेंट है? 21%। पानी में है 21%। अब मनुष्य में आ जाओ श्वसन, ध्यान से समझना। यही नाक है, बोलन रे, यहीं से सांस ले रहा है तुम, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा श्वसन तंत्र है। हम सिंपल सिंपल बात समझते हैं। यहां से खाते हो, यहां से देखो बीच में ये हड्डी है ना? अरे ये बोन दिख रहा है बीच में। आप दूसरा बात ले लो, यही देख रहे हो, ये सी टाइप जो है ये कार्टिलेज है, तो तुमको लचीला बना देता है। ये अगर नहीं रहेगा ना, इस श्वसन नली जो है वो कभी अगर चिपक गया तो फड़फड़ा के मर जाओगे। ये जो है, ये कार्टिलेज जो है इसको फैला के रखता है नलियों। बोलन रे, अगर इन्हें कहते हैं एकरा दबाओगे, एकरा दबाओगे, ये लचीला होता है। दबाओगे तो दबेगा, अपने नहीं चिपकेगा। बोलन रे, किसी का टेंटुआ दबा के देखना। इसका काम है इस श्वसन नली को फैला के रखना। ये कार्टिलेज क्या है? एक लचीली हड्डी है। क्या है? अब जैसे चलाई, दो हाथों को हमको फैला के रखना है, दोनों हाथ के बीच में एगो लकड़ी का लट्ठा लगा देंगे तो फैलल नहीं रहेगा। वही मामला इसमें। ये जो देख रहे हो ये, इसको रिब्स कहते हैं, पसली। क्या कहते हैं इसको? रिब्स कहते हैं, ये और ये। फिर इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसका अलग अलग पार्ट है। ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये डायफ्राम है। क्या है ये है दोस्त मेरे डायफ्राम। क्या है ये डायफ्राम। यही जो देख रहे हो ये लंग्स है, फेफड़ा। देख लो फेफड़ा तुम्हारा कहाँ है? ये जो तुम्हारा ये पसली है ना, ये पसली के पास यहाँ तुम्हारा फेफड़ा है। जब तुम जोर जोर से सांस लेने लगते, ऐसे जब तुम सांस लेते हो तो ये तुम्हारा डायफ्राम ऊपर जाता है, नीचे आता है। हमारी पसलियां सिकुड़ती है, फैलती। इस पर तो हम लोग अलग से बात करेंगे। ये है फेफड़ा, जिसको आप क्या कहते हो? लंग्स। क्या कहते हो? क्या कहते हो? लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा। श्वसन क्रिया का मुख्य भाग यही है। श्वसन क्रिया का मुख्य भाग कौन है? लंग्स। अब देखो होता क्या है दोस्त मेरे, कि अगर यहां पर ये शरीर है, ये शरीर की कोई कोशिका है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन इसको चाहिए, तो ये यहां से लेगा ऑक्सीजन। ग्लूकोज इसके पास है,
अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के बाद आपको CO2 प्लस H2O प्लस क्या देगा, ऊर्जा। आप कहिएगा ये यहां से यहां कैसे चल जाएगा, हर जगह कैसे, हर कोशिका में कैसे चल जाएगा, रक्त के माध्यम से। इसने वो रक्त ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है। कहां से लेता है वो ऑक्सीजन, यही छेद से घुसता है, यहां से ही ऑक्सीजन घुसता है, और वो यहां से ऑक्सीजन इस कोशिका को मिलता है। यहाँ ग्लूकोज है जो इसको CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यानी ATP में बदल देता है। और ये यहां से यहां तक जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से, अरे हम लोग कहते हैं ना आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है, अरे सुने हो। अब देखो तो ये समझ गए, इसको रीब केज कहते हैं। रीब मतलब पसलियों की पिंजरा, पसलियों का पिंजरा। ये हो गया फेफड़ा, इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं, तो कभी सांस लिए हो ऐसे सा, ऐसे करते हो ना, ये डायफ्राम आपका ऊपर नीचे जाता है, तो इस पर तो हम लोग अलग से, ये डायफ्राम हो गया। ये रीब केज हो गया, पिंजरा। पिंजरा क्यों रहता है, क्योंकि इसमें सारे अंग क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़े। अब अगर ये फेफड़ा, देखो ये फेफड़ा था, फेफड़ा को हटा दिए, हटा दिए, यहां फेफड़ा था ना, बोलबे नहीं करेगा, फेफड़ा को हटा दिए, तब एक खाली जगह बनेगा। यहां से फेफड़वा को हटा देंगे तो एक खाली जगह बनेगा ना, हो। ये जो खाली जगह बनेगा इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। कहते हैं दांतों में कैविटी का निर्माण, दांतों में कैविटी का निर्माण मतलब खाली जगह का बनना। इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, या इसी को कहते हैं चेस्ट कैविटी। क्या कहते हैं, जब ये फेफड़ा को निकाल लोगे तब। डायफ्राम डायफ्राम में है, ये रीब केज जो है पिंजरा वैसा ही है, ये कार्टिलेज है। और जब फेफड़ा को आप निकाल लोगे तो कैविटी यानी खाली जगह बनेगा, उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलो थोड़ा और बढ़ते हैं। ये फेफड़ा हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, डायफ्राम। चलो अब ये रिंग है, ये रिंग मतलब ये गोला गोला छल्ला है, इसलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको, उपास्थियों का वलय। हिंदी में क्या कहेंगे, उपास्थियों का वलय। रिंग टाइप का देखो यहां है, अरे बोलो। अब चलो ये जो पाइप इसके अंदर डाला हुआ है इसको कहते हैं विंड पाइप, या इसको कहते हैं ट्रैकिया। इसके अंदर एक पाइप डाला हुआ है ना, बिना पाइप के कैसे जाएगा हवा। इसको, इस पाइप को कौन पाइप कहते हैं, विंड पाइप, या क्या कहते हैं, ट्रैकिया। जो किसके अंदर है, रिंग ऑफ कार्टिलेज के अंदर है। बोलो हाँ। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चल जाओ, यहां ये साउंड बॉक्स जिसको आप कहते हैं, जहां से आप अलग अलग में ध्वनि निकालते हैं ना, वो यहीं से निकालते हैं, साउंड बॉक्स। इसको हम लोग लैर्निक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैर्निक्स कहते हैं। जो किसके ऊपर है, ट्रैकिया के ऊपर। इसके ऊपर चले जाओगे तो इसको क्या कहते हैं, फेर्निक्स। क्या कहते हैं इसको, जो लैर्निक्स के ऊपर कौन है, फेर्निक्स। और इससे ऊपर जाओगे तो यहां नॉस्ट्रिल्स है, यानी नाक का दूगो छेद है। अब फिर यहां आओगे तो ये बोन प्लेट है, बोन प्लेट जो खाना और श्वास को अलग करता है, उसे बोनी प्लेट के नाम से जाना जाता है। और इसको नेसल पासेस, मतलब ये नाक से जो हवा जाता है यहां से पास होते हुए यहां आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेसल पासेस। ध्यान से देखना, एकदम आराम से। ये आपका बोनी प्लेट है, यहां से नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स है आपका। नॉस्ट्रिल्स में देखना बहुत सारा बाल रहता है, म्यूकस रहता है, जो धूलकण को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये नॉस्ट्रिल्स, क्या हुआ, अंदर जाने से रोकता है। ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स से ये नेसल कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, होते हुए ये आपका चल जाएगा कहां, कहां चल जाएगा, फेरेनिक्स में। फेरेनिक्स से कहां चल जाएगा, लैरिनिक्स में। लैरिनिक्स से कहां चल जाएगा, ट्रैकिया होते हुए, कहां से, ट्रैकिया होते हुए कहां चल जाएगा, लंग्स में। कहां चल जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन जो है, शुद्ध ऑक्सीजन जो है, लेते तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है,
ऑक्सीजन भी है। तो जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन चला जाएगा हमारा कहाँ, रक्त से होते हुए कोशिका तक। कोशिका में जाएगा तो वहां जो है खट से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करने के बाद ऊर्जा दे देगा। बोलो, आवाज आओ थोड़ा सा और। ये नॉस्ट्रिल्स है, क्या है ये आपका बोनी प्लेट है। उसके बाद ये नेसल कैविटी है, यहां से इसमें पैरनिक्स से होते हुए, लर्निक्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए अंदर आएगा। चलो अब यहां तक तो पहुंच गए हम। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है। यहां आने के बाद देखो ये फिर ये दो भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? इस भाग को कहते हैं ब्रोंकाई। नाम सुने हो? सिंगुलर है, प्लूरल है, ब्रोंकाई, ये वाला पार्ट। इसी को हम लोग ब्रोंकस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसके ऊपर भी देखो रिंग है कि नहीं? अरे बोलो, रिंग नहीं रहेगा तो यही सुटक जाएगा, मर जाओगे। इसके बाद ये जो ब्रोंकाई के बाद ये जो छोटा छोटा संरचना बना है इसको कहते हैं ब्रोंकियोल या ब्रोंकियोल्स। इसके बाद जो ये छोटा छोटा पैकेट देख रहे हो इसको कहते हैं एल्वियोली या एल्वियोलस। ध्यान से देखना, एकदम आराम से, हड़बड़ी कहां। यहीं से मेनली जो है ये जो ब्लू वाला तुम देख रहे हो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है इस ब्लड में। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा ब्लड में। ये जो तुम रेड वाला देख रहे हो, दो कलर का दिख रहा है। एक्चुअल में ये होना चाहिए था डार्क रेड, लेकिन डार्क रेड और रेड में चूंकि डिफरेंस नहीं कर पाओगे इसलिए ब्लू कर दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो डार्क रेड होता है। क्या होता है? और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो क्या होता है? रेड होता है। बोलवे नहीं करेगा। रेड, चूंकि रेड और डार्क रेड में डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो इसलिए इसको कैसा कर दिया गया? ब्लू। तो ब्लू है इसका मतलब वहां कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्या ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ले तो हम दोनों न रहे हैं। अब चलो तो कहां से आए? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से होते हुए नेसल पासेस होते हुए कहां पर आ गए? फेरेनिक्स में, फेरेनिक्स से होते हुए लर्निक्स में, लर्निक्स से होते हुए ट्रैकिया में, ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकस में, कहा? या ब्रोंकाई में। यहां से होते हुए फिर कहा? ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल से होते हुए कहा? एल्बियोली में। बोलो हाँ। इसके ऊपर एगो परत देख रहे हो, ये वाला झिल्ली है, ये परत होता है। इस परत को हम लोग कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है। ये जो देख रहे हो ना, इसमें एक एक परत होता है, यही आपको बाहर से दिखता है। ये आपको बाहर से दिखता है। ये यहां देख रहे हो, ये यहां से ऐसे आता है, ये यहां से ऐसे आएगा, रिंग बना हुआ होता है। ये फिर टुकड़ों में अलग अलग टूटेगा, तब ये यहाँ पर ये एल्वियोल, ये कंप्लीट एक परत से, ई परत से ढका हुआ है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बाउंसर मार देगा। अब देखो, ध्यान से देखना। अब यहां से हम ऑक्सीजन लिए, यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए। अरे लिए कि नहीं लिए? अरे लिए। अब लेने के बाद ही यहां गया तो देखो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है कि ऑक्सीजन युक्त है? आइए, बहुत बढ़िया बात। अब यहां से ऑक्सीजन चला गया, ये देखो ये हाथ है, ये हाथ है रे, ये हाथ की एक कोशिका में। यहां से ऑक्सीजन, एल्वियोली का काम है गैसों का आदान प्रदान करना। देखो ये ऑक्सीजन कहां चला गया? हाथ की या कहीं पर भी एक कोशिका में। कोशिका में ले कौन गया? रक्त। ये ऑक्सीजन को कौन ले गया? रक्त। ले जाने के बाद ग्लूकोज यहां है कि नहीं है? एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीश्वसन हुआ। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, एनर्जी प्लस CO2 बनाया। ये CO2 फिर यहां से, यहीं पर नहीं अभिक्रिया हुआ, फिर यहां से चला गया कहां? फेफड़ा में। तो हम लोग जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो छोड़वे करते हैं,
लेकिन कुछ और जो रिएक्शन के दौरान बनता है ऑक्सीजन के जुटने से, उसको लेकर छोड़ते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं उतना तो छोड़वे करते हैं, ऐड होके छोड़ते हैं कि माइनस करके? ऐड होके छोड़ते हैं, इसलिए जितना लेते हैं उससे ज्यादा छोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? और बचे हुए को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन कम होके छूटेगा कि ज्यादा होके छूटेगा? लेते 21 है, छोड़ते हैं 16 या 17 है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं, 5% छोड़ते हैं। बोलवे नहीं करें क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ले भी तो रहे हैं, सब कोशिका मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब सोच लो, बोलवे नहीं करेगा। अब देखो, ये जो क्रिया होती है दोस्त मेरे, यहां से ये ऑक्सीजन इस कोशिका को मिला, रिएक्शन हुआ, एनर्जी मिला, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे होते हुए यहां जाएगा, और फिर होते हुए जिस रास्ते से आया है, एक बार हाँ कि ना? और नाइट्रोजन का कहीं कोई काम है? तो 78 लेते हैं, 78 छोड़ देते हैं। बोलवे नहीं करेगा। ऑक्सीजन का यूज है ऑक्सीश्वसन में, उसी से ऊर्जा मिलता है, उसी से ऊर्जा मिलता है। तो ऑक्सीजन जितना लेते हैं उससे कम छोड़ते हैं। बोलवे नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं वो तो छोड़वे करते हैं, कोई काम है ही नहीं है। उत्पन्न भी होता है, तो दोनों मिल के छूटता है। तो ज्यादा छूटेगा कि कम छूटेगा? हाँ, ज्यादा कि कम? ज्यादा छूट जाता है। ये देखो, ये एल्वियोली है, एल्वियोली के ऊपर ये कैपिलरीज बना हुआ है, ये रक्त के वेसल्स हैं। यही ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ऑक्सीजन। तब यहां से तुम गौर से देखो, ब्लू वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ना? तो देखो बढ़िया से, ये रेड वाला है ऑक्सीजन, आई क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोली का वो गुच्छा है, ये वाला गुच्छा। यहां से ऑक्सीजन आया इस कोशिका में, बोलो हाँ। ऑक्सीजन आने के बाद ऑक्सीश्वसन हुआ, ऑक्सीश्वसन होने के बाद फिर ये रक्त वाहिका, ये जो पतली पतली कैपिलरीज है, इसमें रक्त है, इस रक्त से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया? इसी में जाके ही कहां चला गया? बाहर। देख लो बढ़िया से, यहां से ऑक्सीजन आया, बोले नहीं करेगा। ऑक्सीजन का ई कोशिका यूज किया, अरे बोलो यूज किया। यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड इधर से होते हुए फिर इसमें जाएगा, और ये फिर कहां चला जाएगा? बाहर। आइए, आने जाने का काम किसके द्वारा होगा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? उम्मीद करते हैं कुछ बुझाया होगा। नहीं बुझाया? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? अब समझ में आ रहा है सांस क्यों लेते हैं? अरे कितना सुंदर से हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग ताली नहीं बजाता। बढ़िया से ताली बजाओ मेरे लिए। समझ में आ रहा है? झूठे ताली बजा दिया। तुम चला बायोलॉजी को अगर बच्चा तू रेगुलर क्लास करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा बायो में। कंडीशन सप्लाई। चला, अब तुम कोशिका छोड़ दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हर गायब है, हमें मशीन है ये नहीं है, हम गेहूं डाल रहे हैं। अरे पावर हाउस ऑफ द सेल जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा वो तुम्हारे पास है ये नहीं है। हम कितनों यहां से ऑक्सीजन डालेंगे तो तू ऊर्जा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगा वहां। तो चलिए आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखते हैं।